टेक्सटाइल इंडस्ट्री क्यों बेहतर है अदर इंडस्ट्री से? हमारे व्यूवर्स को टेक्सटाइल इंडस्ट्री में आने का फायदा है या किसी अदर्स इंडस्ट्री में जाने का बेनिफिट? लोगों का बिहेवियर पैटर्न चेंज हो रहा है और वो कपड़े से शिफ्ट हो रहे हैं, रेडीमेड वस्त्रों की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। मेरे खुद के अपने कपड़े भी मैं टेलर के यहाँ सिलवाता था, बट जब मैंने देखा कि एक कल्चरल शिफ्ट हो रहा है और लोग कपड़े कम खरीद रहे हैं और कंपैरेटिवली रेडीमेड गारमेंट में ज्यादा एंटर कर रहे हैं और कॉस्टिंग भी बढ़िया बैठ रही है, तो मैंने रेडीमेड व्यवसाय में कदम रखा। सबसे बड़ा सवाल यही आता है कि सिर्फ परचेजिंग का। परचेजिंग एक आम व्यापारी है तो उसे करनी नहीं आती, और आपने अभी जो जिक्र किया फ्रेंचाइजी का, तो फ्रेंचाइजी लेने से क्या वे परचेजिंग की जो मार पड़ती है ना जानकारी के अभाव में, उससे बच सकते हैं? एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर। हमारे कपड़े का व्यापार था, हमारे पिताजी थे, तो कपड़े से मैं जब मैं रेडीमेड गारमेंट में एंटर करा, बस एक्चुअली टेक्निकली रेडीमेड का कोई एक्सपीरियंस नहीं था। जितनी गलती करी, गलती को गले लगाया, सीखा, आगे बढ़े, गलती को गले लगा, आगे बढ़े। गलती को लेकर रोना चालू कर, उस गलती को लेकर होने की जरूरत नहीं है हमें जी। बट हमारा जो टेक्सटाइल है, मेरा ऐसा मानना है कि इसमें ऑफलाइन में एक्सपोनेंशियल बहुत बढ़िया ग्रोथ होने के चांसेस है। जो मिस्टेक हम नॉर्मली कर रहे होते हैं वो बेसिकली गलती करते हैं इन्वेंट्री कंट्रोल मैनेजमेंट को कहते हैं, जिसको हम आसान भाषा में कहेंगे स्टॉक को कंट्रोल नहीं करते। आप घर से काम कर सकते, 25-50 हजार लेके भी पूंजी से काम कर सकते हैं। नमस्कार, आज के पॉडकास्ट में एक आम व्यापारी के बारे में बात करेंगे। आम व्यापारी यानी कि जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में कदम तो रखना चाहता है मगर अपनी जानकारी के अभाव में आगे नहीं बढ़ पाता। आज हमारे साथ है लगभग 25 साल के एक्सपीरियंस्ड ऐसे टेक्सटाइल इंडस्ट्री के एक व्यापारी जो आपको पूरी जानकारी देंगे, आपको बताएंगे कि आप कैसे टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर आकर के सक्सेस हो पाएंगे। चलिए मुलाकात कराता हूं। बहुत ही अच्छे जानकार है, बहुत ही अच्छी जानकारी देते हैं और आप सब लोग जानते हैं कानपुर के बड़े पापा के ओनर मिस्टर मोहित अरोरा जी। नमस्कार। नमस्कार। मेरा नाम मोहित अरोरा है और मैं अमूमन 25 से 30 साल से इस रेडीमेड व्यवसाय में हूँ जी। और हम लोग इनिशियली कपड़े का काम करते थे। मुझे याद है 1996 की बात है। ठीक है। हमारे एक कपड़े की रिटेल की दुकान हुआ करती थी जी। और उसके बाद हम लोग एक्सपैंड करते रहे। जैसे मैंने देखा कि लोगों का बिहेवियर पैटर्न चेंज हो रहा है और वो कपड़े से शिफ्ट हो रहे हैं, रेडीमेड वस्त्रों की तरफ शिफ्ट हो रहे थे। हम लोग, मैं पहले भी मेरे खुद के अपने कपड़े भी मैं टेलर के यहाँ सिलवाता था, बट जब मैंने देखा कि एक कल्चरल शिफ्ट हो रहा है और लोग कपड़े कम खरीद रहे हैं और कंपैरेटिवली रेडीमेड गारमेंट में ज़्यादा एंटर कर रहे हैं और कॉस्टिंग भी बढ़िया बैठ रही है, तो मैंने रेडीमेड व्यवसाय में कदम रखा। और पहले तो रिटेल का ही कर रहे थे, तो कपड़े से मैंने रेडीमेड व्यवसाय में रिटेल में ही पहले काम किया जी। फिर ग्रेजुअली जब मैंने प्रोसेस को देखा और मुझे लगा जब मैं स्पीड बढ़ना है और लोगों को आगे लेके चलना है, मुझे जी सबको साथ में लेके चलना है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना स्केल को बढ़ाया जाए। क्योंकि रिटेल की दुकान का एक लिमिटेड दायरा होता है, एक रेडियस होता है जो 3 से 5 किलोमीटर क्लाइंटेज को कवर अप करती है। जो मैंने सोचा कि मुझे एक्सपोनेंशियल स्पीड पर बढ़ना है और लोगों को साथ में लेके चलना है आगे, तो मैंने सोचा ऐसा क्या कर सकते हैं। तो मेरे दिमाग में मैन्युफैक्चरिंग और बड़े स्केल पर ट्रेडिंग का दिमाग में आया मेरे। ठीक है। तो उसके बाद से मैंने मुझे याद आता है 1990 कुछ सालों बाद से मैंने उसको होलसेल में कन्वर्जन करा, मैंने प्रॉपर होलसेल मैन्युफैक्चरिंग में कन्वर्ट किया और धीरे धीरे मैं प्रोडक्ट्स बढ़ाते चला गया। आज हमारे पास 20 से 30 हजार लॉयल कस्टमर्स की हमारे पास एक फ्लीट है जो कि हमारे पर ट्रस्ट करते हैं और हम काफ़ी पुराने हो चुके हैं इस फील्ड में और हमारे कस्टमरों का भरोसा, हमारी क्वालिटी एश्योरेंस और हमारे खुद के रिव्यूज इतने बेटर हैं कि हम आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। अब हम पीछे मुड़ के नहीं देख रहे हैं। अब तो हमारे वेरियस मॉडल्स आ रहे हैं। अगर हम देखें तो नॉर्मल एक रिटेल की दुकान खोलने से अच्छा एक नया ऑप्शन भी आ रहा है, फ्रेंचाइजी मॉडल में मार्केट में फ्लोट हो रहा है। तो अब हमने देखा एक छोटी सी रिटेल की दुकान से जो मैंने एक सपना सोचा था, अब उसको कैसे आगे बढ़ना है, आगे बढ़ते जा रहे हैं और कारवां बढ़ता जा रहा है, लोग जुड़ते जा रहे हैं और लोगों का, मुझे देखा लोगों का बहुत असीमित प्यार मिल रहा है मुझे। बट याद रखिएगा शुरुआत तो पहले कदम से ही होती है, शुरुआत छोटे से ही होती है, फिर हम आगे बढ़ना चालू कर जाते हैं। इसी तरह से मेरी ये छोटी सी कहानी है जी। तो सर, जैसे आपने अभी बताया कि रिटेल से आप होलसेल में गए या इस इंडस्ट्री में बड़ा बनाने की आपने कोशिश की, लेकिन जो एक आम व्यापारी है
वो स्टार्टिंग रिटेल से ही करना चाहता है क्योंकि उसे नॉलेज नहीं है, वो डायरेक्ट होलसेल में भी आ सकता है। डिपेंड करता है, अगर आपके पास वर्किंग कैपिटल एक्सपीरियंस है तो आप आ सकते हैं, जी। बट इनिशियली होलसेल या मैन्युफैक्चरिंग में आने में सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आता है वर्किंग कैपिटल एक्सपीरियंस। जी। बट अगर आप वाटर टेस्टिंग करना चाहते हैं और आप 25-30 साल के हैं तो मैं आपको आइडियल रिकमेंड करूंगा रिटेल पे जाएं। आप रिटेल का कॉन्सेप्ट में जा सकते जी। हैं। आप बहुत छोटी सी पूंजी से आज की तारीख में व्यापार स्टार्ट करने के लिए कोई रॉकेट साइंस नहीं चाहिए, बहुत बड़ी डिग्री नहीं चाहिए आपको कि जी। आप कोई बहुत बड़ी एमबीए की डिग्री चाहिए। आपको एक जज्बा होना चाहिए, छोटी सी पूंजी आप ले लें, 25-50 हजार की पूंजी से व्यापार स्टार्ट कर सकते हैं। हाँ, जज्बा और होना चाहिए और लगन चाहिए, कंसिस्टेंसी चाहिए कि लगातार हम व्यापार करना। अगर हम सोचेंगे आज हम काम कर रहे हैं, कल हम छोड़ रहे हैं, बंद कर रहे हैं, वो नहीं चलेगा। कंसिस्टेंट चाहिए, लगातार आपको अपने स्टोर पे जाना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, लगातार सही परचेज करनी पड़ेगी, तो लगातार आपको कस्टमर को ठीक ऑनर करना पड़ेगा, नई वैरायटी देनी पड़ेगी। कंसिस्टेंट देंगे तो रिटेल के हिसाब से जाना बेटर रहेगा। फिर जैसे जैसे आपका काम ग्रो करता है तब आप मैन्युफैक्चरिंग या होलसेल में जा सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही आता है कि सिर्फ परचेजिंग का, परचेजिंग एक आम व्यापारी है तो उसे करनी नहीं आती। और आपने अभी जो जिक्र किया फ्रेंचाइजी का, तो फ्रेंचाइजी लेने से क्या वे परचेजिंग की जो मार पड़ती है ना जानकारी के अभाव में, उससे बच सकते हैं? सारा सेटअप आप ही करके दे देते दो दो मॉडल्स होते हैं बेसिकली। अगर आपको एक इनिशियली, मान लीजिए कई लोग हैं जो महिलाएं हैं जो काम करना चाहती हैं, मैं तो चाहूंगा महिलाएं एक्सपोनेंशियल स्पीड पर आगे बढ़ें क्योंकि हमारी पॉपुलेशन का बहुत बड़ा हिस्सा फीमेल्स हैं। जी। आप देखिए कि सिर्फ घर का काम करना, मैं नहीं कहता कि घर का काम कोई बुरा है। जी। दोनों मेल एंड फीमेल मेंबर्स दोनों को इसमें हाथ बटाना चाहिए। ठीक है। बट अगर फीमेल के पास टाइम है तो वो घर से भी, जिसको कहते हैं होम रीसेलर्स कहते हैं, घर से भी आप लोग काम कर सकते हैं, दुकान भी आप कर सकते हैं, उसमें भी आगे बढ़ना चाहिए। अब डिपेंड करता है कि अगर आपके पास समय और पूंजी का अभाव है, घर से करें या दुकान छोटी कर लें। और अगर आप फ्रेंचाइजी मॉडल में जाना चाहते हैं, जो कि आज बहुत बड़ी बड़ी कंपनी, आप देखिए खाने पीने की फ्रेंचाइजी आ रहे हैं, कपड़ों की फ्रेंचाइजी आ रही है। फ्रेंचाइजी मॉडल में जाने से एक एडवांटेज होता है कि आपको सिस्टम्स बने बनाए मिल जाते हैं, आपको पूरी रेसिपी मिल जाती है, आपको काम कैसे कर जाना है, एसओपीज मिल जाते हैं, जिसको कहते हैं स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, धंधा कैसे करना है, आपको कैसे काम करना है, आपको हर चीज का एक प्रॉपर सेटअप मिल जाएगा। स्टाफ की ट्रेनिंग कैसे करनी है, आपको बोर्ड या ग्लोसेन कैसे रखना है, यानी कि फुल ट्रेनिंग दी जाती है 100%। फ्रेंचाइजी के अंदर आपको एक पूरा लगा लगा धंधा मिल जाएगा। हाँ, बट आप सोचे कि फ्रेंचाइजी लेने के बाद आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। वो कहावत नहीं कि गाय दूध देती नहीं, गाय से दूध निकालना पड़ता है। यू हैव टू वर्क हार्ड, आपको लगना पड़ेगा, तब फ्रेंचाइजी चलेगी। तो सर आप बताइए कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री क्यों बेहतर है अदर इंडस्ट्री से? हमारे व्यूवर्स को टेक्सटाइल इंडस्ट्री में आने का फायदा है या किसी अदर्स इंडस्ट्री में जाने का बेनिफिट? रोटी, कपड़ा और मकान एक ऐसी चीज है जो रिसेशन प्रूफ है। जी। आपके पास कोविड आया तो भी लोगों को कपड़े चाहिए थे। जी। ये बेसिक नेसेसिटी है। आपको पता है कि इंडिया में टेक्सटाइल, मतलब टेक्सटाइल एक कैटेगरी है, मतलब कपड़ा हो गया, रेडीमेड वस्त्र हो गए, साड़ियां हो गए, हैंडलूम हो गए। 165 बिलियन डॉलर का मार्केट है जो 2030 तक 350 बिलियन डॉलर का होने वाला है। और इसमें कम से कम 4.5 करोड़ लोगों को रोजगार भी मिलने वाला है एक्सपोनेंशियल स्पीड पे। और टेक्सटाइल में आप देखिए कि आप कितने प्रकार के कपड़े होते हैं। आप जो कपड़े पहनते हैं वो कपड़े होते हैं, जो आप हैंडलूम यूज करते हैं घर में, होम लेनिन्स होती हैं, आप एक रुमाल यूज करते हैं वो भी टेक्सटाइल है, पर्दा एक टेक्सटाइल है, साड़ी एक टेक्सटाइल है, बिल्कुल, मोजे पहनते वो टेक्सटाइल है, जी, आप सोफे पे कपड़ा चढ़ाते वो टेक्सटाइल है। तो टेक्सटाइल मार्केट एक एक्सपोनेंशियल, मतलब ब्लिस्टरिंग ग्रोथ पे जाने वाला है। अगर आप सही तरीके से अपने प्रोडक्ट को प्लेस करेंगे, अगर आप अपना छोटा सा काम करना चाहते हैं, छोटी दुकान करना चाहते हैं, उसकी लोकेशन ठीक हो और राइट परचेजिंग हो, तो ये तो एक बेसिक नेसेसिटी है आपकी तारीख में। आप देखिए फेस्टिवल्स आते हैं, आपको कपड़े चाहिए होते हैं। आपके पास मान लीजिए कोई शादियां हो रही हैं तो कपड़े चाहिए होते हैं। हर आप देन लेन में कपड़े, आप ये देखिए कभी भी आपने कभी किसी को कपड़ा गिफ्ट किया हो, लिया हो, तो आपको कैसी फीलिंग आती है? बहुत अच्छा लगता है। तो कपड़ा इज हैप्पी प्रोडक्ट। आप हैप्पी प्रोडक्ट दे रहे हैं, यू सेलिंग अ गुड प्रोडक्ट। अगर आप हैप्पी प्रोडक्ट का माल बेच रहे हैं तो आप देखिए कितनी बढ़िया है, और उसमें लोगों को रोजगार मिल रहा है, प्रॉफिट मिल रहा है, लोग खुश हो रहे हैं। तो मेरा मानना है अगर हम एसेंशियली 3 कमोडिटी है, रोटी, कपड़ा और मकान, तो अगर मैं बात करें क्या नाम है कपड़े की बात करें तो इसकी ग्रोथ का तो मतलब मैनीफोल्ड में ग्रोथ हो सकती है। स्काई इज द लिमिट मेरे ख्याल से। जी। जो अभी आपने कहा रोटी, कपड़ा और मकान, इनकी भी कैटेगरी अलग अलग होती है। एक की हैसियत होती है कि 5 स्टार होटल में बैठ के खा ले, एक की हैसियत होती है कि जो एक ही जोड़ी कपड़े हैं तकरीबन 10,000 के पहन ले, एक की हैसियत होती है कि 1,000 रुपए के भी नहीं पहन सकता। अब जो आम व्यापारी है वो आम व्यापारी किस टेक्सटाइल इंडस्ट्री में जाए? लेडीज में जाए, जेंट्स में जाए, किड्स में जाए,
या फिर हैंडलूम्स में जाए, किस जो बेस्ट ऑप्शन है उसके लिए जहां से शुरुआत कर सके वो क्या है? देखिए, डिपेंड करता है आपके पास कितनी पूंजी है और कितना समय है। लेट्स सपोज आपके पास पूंजी कम है और आपके पास समय भी कम है, तो आप होम रीसेलर बन सकते हैं। आप घर से काम करिए, जी सिंपल एस्पेक्ट है। जी आप घर से काम कर सकते, 25-50 हजार लेके भी पूंजी से काम कर सकते जी हैं। आपके पास दिन में 10 से 12 घंटे देने के लिए हैं और आपके पास 2.5 से 5 लाख की पूंजी है, जी तो डिपेंड करता है आप छोटी सी दुकान कर सकते हैं या फ्रेंचाइजी मॉडल पे जा सकते हैं। जी अब आपको अपने लोकल एरिया को सर्वे करना होगा। इंडिया में जो मास पॉपुलेशन है वो लोअर मिडिल कैटेगरी और मिडिल कैटेगरी को बिलोंग करती है। जी आप देखिए, ज़ारा, H&M जैसे बड़े ब्रांड्स को कैटर करने की अलग अलग वो अलग कैटेगरी बिलोंग करते हैं। जी जी मैं ऑलवेज मासेस को मैं हरदम मासेस को कैटर करने के लिए फेवर में रहा हूं। ओके अगर आप मास्टर्स को कैटर करेंगे तो स्पीड बेटर मिलेगी। मैंने आपको पहले भी रिपीट करा, कितना समय है आपके पास और जी पूंजी कितनी है, उस हिसाब से डिसाइड करेंगे। हर जगह ग्रोथ है। आप अगर आपके पास बहुत ज्यादा मिले, सपोज आपके पास 2.5 से 5 लाख रुपए हैं एग्जाम्पल तौर पे, और आपके पास एक जगह भी है जो कि 300 से 400 स्क्वायर फीट की है, आप एटली दुकान कर लीजिए। बट याद रखिएगा, आपको 10 से 12 घंटे देने पड़ेंगे। ये नहीं हो कि 2 घंटे आपने भेज दिए, टीम मैनेज, दैट इज नॉट गोइंग टू वर्क। जी आपको अपना पूरी शिद्दत से लगना पड़ेगा, पसीना बहाना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, रोज आना पड़ेगा, तभी काम होता है। ऐसा नहीं कि आपने कर दिया। और हाँ, याद रखिए, अगर आप वाटर टेस्टिंग करना चाहते हैं, आपने सोचा कि भाई मेरे पास एज अ फीमेल हूं या मेरे पास बच्चे 12-1 बजे तक चले जाते हैं और मैं फ्री हूं और होम रीसेलर बन सकते हैं, तो होम रीसेलर बनने के लिए बहुत से प्रोडक्ट्स होते हैं जो लेडी सेंट्रिक होते हैं, जैसे कि साड़ियां हो गई, हैंडलूम प्रोडक्ट्स हो गए, मेंस वाले कंपैटिबल नहीं बिकेंगे, बच्चों के हो गए। एक बार में वाटर टेस्टिंग कर लिए। वाटर टेस्टिंग मतलब क्या, जब आप तालाब में जाते हैं तो आप पहले हल्का सा पानी में पैर में डाल के देखते हैं कि कैसा है, उसके बाद आप अंदर जाते हैं ना बेसिकली। तो वाटर टेस्टिंग इसी को कहते हैं। आप धीरे से पहले टेस्टिंग करिए, थोड़ी सी टेस्टिंग करके देखिए, फिर आपकी जो हिम्मत बढ़ती है। मैंने भी तो छोटी सी रिटेल की दुकान से, मुझे आज भी याद है, मेरी जो सेल हुआ करती थी 1200 रुपए पर डे की सेल हुआ करती थी। जी आज हम करोड़ों का बिजनेस कर रहे हैं, आज हम फ्रेंचाइजी कर रहे हैं, आज हम एक्सपोर्ट करने की प्लान तक कर चुके हैं। जी हम हो सकता है आने वाले दिनों में ब्लिंकिट में भी आपको नजर आ जाए। तो जी हमने मैनीफोल्ड से ग्रो करने की कोशिश कर रहे हैं। शुरुआत छोटे से होती है, एक पहला कदम बढ़ाइए, जी फिर रास्ते अपने आप खुलते चले जाएंगे। जी। तो क्या जब आपने शुरुआत की थी आपको कुछ एक्सपीरियंस था या कोई गाइडर आपके पास ऐसा था जिसने आपको शुरुआत कराई? एक बड़ी अच्छी कहावत है, लोग तो एमबीए बन जाते हैं जी पढ़ के, हम लोग एमबीए बने हालातों से, ठोकरे खा के सीखे हम लोग। जी जी आप बड़े बड़े एमबीए से मिलते हैं आप लोग, हम लोग ने कोई एजुकेशन नहीं है। और कपड़े के काम में, टेक्सटाइल में कोई एजुकेशन को, रॉकेट साइंस की जरूरत नहीं है आपको। जी आप लगे रहेंगे, गलती करेंगे, लर्न फ्रॉम द मिस्टेक्स। मिस्टेक्स आर योर बेस्ट टीचर। आप जितनी ज्यादा गलती करेंगे, आपके पास कोई रूट, कोई किताब नहीं, कोई मैनुअल नहीं कि कपड़े का व्यापार कैसे करना है। आप गलती करेंगे, सीखेंगे। एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर। हाँ, हमारे कपड़े का व्यापार था, हमारे पिताजी थे, बट वो कपड़े से जब मैं रेडीमेड गारमेंट में एंटर करा तो मेरे पास एक्चुअली टेक्निकली रेडीमेड का कोई एक्सपीरियंस नहीं था। बट जितनी गलती करी, उस गलती को गले लगाया, सीखा, आगे बढ़े, गलती को गले लगा, आगे बढ़े। उस गलती को लेकर रोना चालू कर, उस गलती को लेकर रोने की जरूरत नहीं है हमें। जी लर्न फ्रॉम द मिस्टेक्स, मूव फॉरवर्ड। सर, हमारे जो ये छोटे व्यापारी हैं, ये टेक्सटाइल बिजनेस में आकर के सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं? पहली बात तो मैं कोई व्यापारी को छोटा है बड़ा नहीं कहूंगा, हमारे सारे व्यापारी हैं। और जो मिस्टेक हम नॉर्मली कर रहे होते हैं, वो बेसिकली गलती करते हैं इन्वेंट्री कंट्रोल मैनेजमेंट को कहते हैं, जिसको हम आसान भाषा में कहेंगे स्टॉक को कंट्रोल नहीं करना। होता क्या है कि हमारे पास एक 500 रुपए का नोट पड़ा होगा, हम उसको जमीन से उठा लेंगे, ठीक है। बट अगर 1000 रुपए की जीन्स जमीन में पड़ी सड़ रही होगी, जी हम उसको क्यों नहीं उठाते? यही सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं। क्योंकि होता क्या है कि जो जो एक व्यापारी होता है, बेसिकली क्या होता है, वो स्टॉक को पैसे की तरह इवैल्यूएट नहीं कर रहा होता। जी दैट इज एक्चुअल प्योर मनी, वो पैसा है। तो अगर आप कैश को पावर दे रहे हैं, तो स्टॉक को भी उतना ही पावर देंगे। इन्वेंट्री कंट्रोल मैकेनिज्म किसको कहते हैं? आसान भाषा में बात करते हैं। आपके पास दुकान में जो माल है वो एक्चुअली पैसे का रूप है, ठीक है। तो उसको इतनी इज्जत देनी है। आपको ये देखना है कि कौन सा माल कितना पुराना हो रहा है जी और उसको कितनी जल्दी बेचना है। अगर वो माल पुराना होने लगा, बासी हो जाएगा, ऑपोजिट हो जाएगा, तो उसकी वैल्यू डिटेरिएट हो जाएगी। ओके। तो सबसे बड़ी गलती है कि आप ओवर स्टॉक नहीं करेंगे, ज्यादा माल नहीं। जैसे घर की सब्जी खरीदते हैं, जी जी हफ्ते की खरीदते हैं, जी 15 दिन की खरीदते हैं। उसी तरह कैसे टेक्सटाइल हो, कोई व्यापार करो, 15 दिन की प्लानिंग करिए, महीने भर की प्लानिंग करिए, धीरे धीरे करिए। और ये याद रखिएगा कि इन्वेंट्री में गलती नहीं होने देंगे। दूसरी गलती इंसान करता है कैश फ्लो मैनेजमेंट की। अगर आपके पास कैश फ्लो मैनेजमेंट स्लो है, तो आप टाइम से सैलरीज पे नहीं कर पाएंगे, आप अपने वेंडर्स को पेमेंट नहीं कर पाएंगे। अब कैश फ्लो मैनेजमेंट के लिए आपको देखना होगा आपके वर्किंग कैपिटल कितनी है, कार्य करने की पूंजी। दुकान आपने लगा ली, दुकान लग गई, सज गई, माल आ गया। जी अब
वर्किंग कैपिटल जिसको कहते हैं रोजमर्रा के खर्चा पूरे करने के लिए आपके पास बैकअप का भी बैकअप होना चाहिए। अगर आपने प्रॉपर फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं करी, एक बड़ी अच्छी कहावत है कि अगर आपके पास लक्ष्मी है जी, तो उसको मेंटेन करने के लिए सरस्वती जरूरी होती है, नहीं तो लक्ष्मी चली जाएगी आपके पास से। जी, और बड़ी कहावत है कि लक्ष्मी और सरस्वती दोनों सगी बहनें हैं, जी, एक साथ कंपैटिबिलिटी चाहिए। अगर अगर आपके पास एक्सपर्ट एडवाइस नहीं है तो बहुत सा ज्ञान इंटरनेट में भी है, बट अगर आप किसी चार्ट अकाउंटेंट से राय लेंगे तो आपको सही राय दे सकते हैं कि वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट कैसे पूरी करें, कैश फ्लो को कैसे मैनेज करें। तीसरा एक चीज मैंने और एक बड़ी गलती देखी है, लोग आज के जमाने में ये सोचते हैं, बहुत से लोगों को देखा है, इस बात को देख के बड़ी हैरानी से हो जाती है कि दुकान का शटर खोलेंगे और ग्राहक आएगा। अभी ऐसा नहीं होगा। ये चीज 25-30 साल पहले होती थी जी, मुझे खुद याद है कि मैंने दुकान के शटर खोला, ओके, मैं खुद शटर खोलता था ओके, और शटर खोल रहा हूं और ग्राहक बाहर खड़ा हुआ है। जी, आज की तारीख में ऐसा नहीं होता है। आज की तारीख में कस्टमर मोबाइल पे शिफ्ट हो चुका है। बिल्कुल, तो अगर आप डिजिटली प्रेजेंस नहीं है तो आप प्रेजेंस नहीं है। जी, अगर आप वेब पे नहीं, इंटरनेट पे नहीं, तो आप है ही, एग्जिस्ट ही नहीं कर रहे हैं आप। जी, तो बिल्कुल, आपको वेब प्रेजेंस, इंटरनेट प्रेजेंस होना पड़ेगा। जी, आपको किसी न किसी डिजिटल मार्केट एजेंसी की सपोर्ट लेना पड़ेगा। अगर आपका बजटिंग नहीं है तो किसी भी यंग लड़कियों को ले लीजिए जो आपका इंस्टाग्राम पेज हैंडल कर ले, या आपका यूट्यूब हैंडल कर ले, या आपका क्या नाम है फेसबुक हैंडल कर ले। नए नए प्रोडक्ट्स आप उसको दें, व्हाट्सएप के माध्यम से करें। तो ये अगर आप सोचे कि ओल्ड तरीके से, आपको याद करिए पहले आप प्रहलाद जी कैसा फोन यूज करते थे, वो डायलर वाला जी, यूज जी, करते थे कीपैड ना? वाला फोन होता है। पहले कीपैड आता था, फिर वो डायल वाला आवाज करते थे हाँ, हम लोग। वो लैंडलाइन, क्या आज वो यूज होता है? नहीं, तो जमाना, टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है, जी, जमाना एआई का आ रहा है, और हम पुराने तरीके से बैठे कि दुकान हमारी चल जाएगी। जी, तो ये जो इस टाइप की बेसिक मिस्टेक्स है बिल्कुल भी नहीं करनी है। और याद रखिएगा, गलतियां करेंगे और सीखेंगे और आगे बढ़ेंगे। जी, तो मैंने बेसिकली 3 गलती बताई। एक होता है इन्वेंट्री मैनेजमेंट, ठीक है, दूसरा कैश फ्लो मैनेजमेंट, जी, तीसरा डिजिटल मार्केटिंग। अगर इन तीनों चीजों पे फोकस कर लेंगे तो आपकी कामयाबी के चांसेस काफी बढ़ जाते हैं। जी। आपका कहने का मतलब यदि सक्सेस होना है तो फर्स्ट पॉइंट तो कम से कम डिजिटली तो से होना ही पड़ेगा। जो एडवर्टाइजिंग पहले Certainly. ऑफलाइन करते थे, हाँ। ऑनलाइन आना ही हाँ, पड़ेगा। हाँ। अपने मोबाइल का एक अच्छा यूज करना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि मोबाइल को देखना ही देखना, उसको बिजनेस पर्पज से भी यूज Certainly, करना। हाँ, बिल्कुल 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 करेक्ट। तो सर, यदि कोई फ्रेंचाइजी मॉडल लेना चाहते हैं या शॉप स्टार्ट करना चाहते हैं, तो सबसे पहले बताइए कि उसमें डिफरेंस क्या है, बेनिफिट शॉप लेने में है या आपका फ्रेंचाइजी लेने में, और यदि आपका फ्रेंचाइजी कोई लेता है तो आप उसे किस तरह से हेल्प करेंगे? देखिए प्रहलाद जी, देखिए 2 तरह से होता है। एक होता है नॉर्मल, हम दुकानदार बनते हैं, शॉप लेते हैं, खोलते हैं, और एक होता है फ्रेंचाइजी मॉडल। जी, जैसे कि घर में किसी की शादी होती है तो आप ऐसा कर सकते हैं, एक ऑप्शन है कि आप हलवाई के पास जाएं और सारा सामान खरीदें और सारी सामग्री ला के दें, उससे बोले, उससे बनाएं, फिर बनाएं, उसको बोलो। फिर आप वेटर के पास जाएं, वेटर को अरेंज करें, फिर लाइट वाले के पास जाएं, फिर जनरेटर वाले के पास जाएं, और जी, सारी चीज़ों को आपको मैनेज करना पड़ेगा। फिर बीच में सामान भी कम पड़ जाएगा, फिर आपको ठीक है, गेस्ट को कैसे हैंडल करना है। बिल्कुल, तो वो एक मॉडल जिसको हम एक दुकानदार मॉडल कहते हैं, जो शॉप के। आपको शॉप को स्टार्ट करना पड़ेगा, आपको माल लेके आना पड़ेगा, आपको माल में रेट डालने पड़ेंगे, आपको माल को बेचना पड़ेगा, प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करना पड़ेगा, जी, कस्टमर के एक्सपीरियंस कैसा है, ट्रेनिंग कैसी है, शॉप स्टाफ की ट्रेनिंग कैसी है, बोर्ड कैसा बनना है, आपके पास कैरी बैग कैसे बनने हैं, शॉप की लोकेशन कैसे होनी, वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट क्या क्या है, इन्वेंट्री कंट्रोल कैसे करना है। ये एक बेसिक मॉडल होगा दुकान। ऐसे भी धंधा होता है, ऐसे ट्रेडिशनल धंधा ऐसे ही होता है, आज भी ऐसा होता है, मैं इसको डिनाई नहीं कर रहा हूं। अपना एक मॉडल है, एक मॉडल हो गया कि आपको सब काम स्वयं करना है। ठीक है, इसको आपने बोला हमारे शॉप खुल गई। ठीक है, अब आप कहते हैं भाई नहीं, मुझे ये नहीं करना, हमारे घर में शादी है, हमने एक होटल से टाइप किया, जी, उसने बोला मैं 1200 रुपए प्लेट लूंगा या 1500 रुपए प्लेट लूंगा, जी, मैं कंप्लीट आपको पैकेज दे रहा हूँ, साथ में 3 रूम्स भी दे रहा हूँ, खाना पीना सब कुछ इंक्लूडेड है, कॉम्प्लीमेंट्री ड्रिंक्स हैं। जी, तो आप ये अब आपकी पॉकेट और आपकी चाहत पे निर्भर करता है। जैसे जैसे जमाना चेंज हो रहा है, जी, आज हम ये देखिए कि गूगल पे सर्च करने का तरीका बदल रहा है। लोग गूगल से ज्यादा चैट जीपीटी पे क्यों जा रहे हैं? क्योंकि उसको बहुत ही स्पेसिफिक प्रॉपर आंसर्स मिलते जा रहे हैं। जी, बिल्कुल, अगर आप जमाने के साथ बढ़ना चाहते हैं तो मैं फ्रेंचाइजी मॉडल को प्रमोट करूंगा। जी, आपको एक सेट पैटर्न ऑफ बिजनेस मिलेगा। ठीक है, बिजनेस कैसे, आपने बिजनेस कैसे करना है वो सिखाया जाएगा। ठीक है, आपको साइनेज बोर्ड की डिजाइन पहले मिल जाएगी, कैरी बैग कहां से मिलना है वो लग जाएंगे, स्टाफ की हायरिंग कैसे करनी है, दुकान पे माल कैसे लगाना है, चार्टर्ड अकाउंटेंट को डील कैसे करना है, जीएसटी सर्टिफिकेशन कैसे करना है, रैक्स कहां से आने हैं, आपके पास काउंटर कहां से आने, कैसे लगने हैं, डिजिटल मार्केटिंग कैसे करनी है,
जी आपको सिर्फ और सिर्फ लगन दिखानी होगी। तो आइडियली दो तरह के कॉन्सेप्ट है, बहुत आसान भाषा में समझाने की कोशिश करी है। मेरे ख्याल से इसके अलावा दो मॉडल्स हैं। हाँ हाँ, अभी तो क्या हो रहा है कि कभी कभी मैंने देखा है कि फ्रेंचाइजी मॉडल में भी मैंने देखा कि बहुत बहुत बड़े बड़े अमाउंट के फ्रेंचाइजी मॉडल आ रहे थे, 50 लाख रुपए, 1 करोड़ रुपए। तो मैंने इस मार्केट के इस गैप को जज किया कि अगर एक छोटा दुकानदार, माफ करिएगा, मैंने इस गैप को चेक किया कि अगर एक दुकानदार जिसके पास पूंजी का अभाव है, तो वो मान लीजिए छोटी पूंजी से काम करना चाहता है, 1.5 लाख 2 लाख रुपए से, तो क्या उसको फ्रेंचाइजी नहीं मिल सकती? क्यों नहीं मिल सकती है? व्हाई नॉट? आज की तारीख में एक और मैंने प्रॉब्लम को एनालाइज किया कि जब भी फ्रेंचाइजी होती है तो आइडियली एक ही ब्रांड की होती है जी। तो जब एक ही ब्रांड की फ्रेंचाइजी होती है, बट गांव देहात में लोगों को मल्टी ब्रांड्स की हैबिट होती है कि उसको सारी चीजें लेनी है एक ही पॉइंट पे। उसको मतलब साड़ी भी लेनी है, उसको ब्लाउज भी लेना है, उसको लेडीज सूट भी लेना है, उसको जेंट्स भी लेना है, उसको तौलिया भी लेना है। अब एक ब्रांड आपको सारी चीज केटर नहीं कर सकता। जी जी जी। तो जैसे जब से मैं व्यापार में हूं 25-30 साल से, मैंने लोगों से इंटरेक्शन करता हूं, लोगों से मिलता हूं, बातचीत करता हूं, तो मैंने देखा कि अगर हम मल्टी ब्रांड फ्रेंचाइजी स्टार्ट करते हैं बड़े पापा की, तो बहुत कामयाबी के चांसेस हैं। मल्टी ब्रांड मतलब आपको हर प्रकार के ब्रांड एक ही छत के नीचे मिलने विद मिनिमम इन्वेस्टमेंट ऑफ 2.5 लाख से 5 लाख रुपए। और मजे की बात है कि 30 से 35% का मार्जिन भी है और सारे सिस्टम इन प्लेस हैं, सब कुछ हम आपको सेटअप बना के देंगे। हाँ, मेहनत आपको करनी पड़ेगी, मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। तो ये मॉडल हमारे पास अभी तो हम आइडली मैं 2 ब्रांड्स को केटर कर रहा हूं। एक हमारा ब्रांड है जो बड़े पापा जो रेडीमेड गारमेंट और साड़ियों में डील करता है, एक हमारा क्लोवर ब्रांड है जो कि हैंडलूम में डील करता है। वो स्पेसिफिक 1 ब्रांडेड फ्रेंचाइजी एक ही ब्रांड की है। तो अब ये कस्टमर की रिक्वायरमेंट के ऊपर है, उसके पॉकेट के ऊपर, उसके टाइमिंग के हिसाब से आप फ्रेंचाइजी मॉडल पे भी जा सकते हैं और दुकान मॉडल पे भी जा सकते हैं। तो चॉइस आपको करना पड़ेगा जी। अब सर फ्रेंचाइजी में थोड़ा सा कंफ्यूजन और सबसे बड़ी समस्या आती है डिस्टेंस की। सपोज कीजिए किसी मार्केट में किसी शहर में किसी ने फ्रेंचाइजी ले ली, तो दूसरी फ्रेंचाइजी जो दूसरा व्यापारी है उसे कितने डिस्टेंस पे मिलेगी? और जो अभी आप फ्रेंचाइजी कोई आपसे ले रहा है, क्या दोनों फ्रेंचाइजी इकट्ठे ले सकते हो? उसमें क्या बेनिफिट होगा? बहुत ही बढ़िया सवाल है आपका। होता है कि जब हम फ्रेंचाइजी ओपन करते हैं तो हमारे एग्रीमेंट होता है, उसमें एक रेडियस होता है। ठीक है। तो हमारे पास जैसे 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर या 3 4 या 5 किलोमीटर रेडियस में दूसरी फ्रेंचाइजी नहीं खोल सकते हैं जी। दोनों फ्रेंचाइजी का मॉडल अलग है, दोनों का प्रारूप अलग है, दोनों की लोकेशन अलग सेट करेंगे। तो ऐसा नहीं कि अगर एक फ्रेंचाइजी हमने खोल दी तो उसके बगल में फ्रेंचाइजी खोल देंगे, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। एक रेडियस फिक्स है और आप जिससे कि आपको प्रॉपर प्रॉफिट मिल सके और कस्टमर को भी अलग अलग लोकेशन में फायदा मिल सके जी। तो जैसे अभी आपने बोला कि जीएसटी करनी पड़ेगी, उनको मार्जिन सेट करना पड़ेगा। अभी आपने ये भी बोला कि 30 से 35% तक का मार्जिन फ्रेंचाइजी में मिलेगा। किसी को अपना मार्जिन एक्स्ट्रा करना है, बढ़ाना है, या फ्रेंचाइजी के अनुसार ये एक फिक्स मार्जिन पूरी ही आउटलेट का, जितनी भी इंडिया के अंदर फ्रेंचाइजी उन सभी का एक ही मार्जिन होता है या अलग अलग होता है? नहीं, हम आइडियली रिकमेंड करते हैं, इसको रिकमेंडेड प्राइस कहते हैं। हम आपको सुझाव दे रहे हैं कि आपको ये प्राइस में बेचना चाहिए जी। अगर उस प्राइस से बेचेंगे तो आपको आपके पास कस्टमर की रिपीटेशन अच्छी आएगी। जैसे कहावत है कि कस्टमर एक बार माल ले गया, बहुत अच्छी बात है जी। दूसरी बार माल ले गया तो कम से कम लॉयल हो गया है। मगर तीसरी बार अगर कस्टमर आपसे माल ले रहा है तो आपके ब्रांड को पहचान रहा है, तो हम आपको जो प्राइसिंग सेट करके देंगे, ऐसा सेट करके देंगे रिपीटेशन आए आपके पास। अगर आप लालच करेंगे और ज्यादा मार्जिन लेने की कोशिश करेंगे तो उसका कोई फायदा नहीं। हम रिकमेंड यही करते हैं कि आप उसी प्राइस से बेचें जी जी। सर सपोज कीजिए मैं शॉप करना चाहता हूँ या मैं फ्रेंचाइजी लेना चाहता हूँ, मुझे कुछ भी नॉलेज नहीं, ये ABCD मुझे कुछ नहीं आता। मैं कहता हूँ कि सर आप मुझे अपनी फ्रेंचाइजी दे दीजिए, मुझे कुछ नहीं आता। तो आप उस तरीके से पेमेंट आपको दे दी गई, उस तरीके से कैसे खुद ही सेटअप करके आओगे वहां पे, या उससे भी कुछ एफर्ट करना पड़ेगा, जैसे फर्नीचर खरीदना है या स्टाफ हायर करना है, या सब कंपनी की तरफ से होगा? मैं बता रहा हूँ, देखिए जब भी आप फ्रेंचाइजी मॉडल में एनरोल करते हैं तो हमारा रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस होता है। हम लोग नॉर्मली वीडियो कॉल के थ्रू, और हमें जरूरत पड़ती है तो हम ऑफलाइन विजिट भी करते हैं। और हम विजिट करने के बाद फ्रेंचाइजी की लोकेशन और फ्रेंचाइजी कौन चला रहा है, क्या वो चला सकते हैं, उस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे हम उसको फ्रेंचाइजी ऑफर करते हैं। प्रोस्पेक्टिव कस्टमर फ्रेंचाइजी में एनरोल हो जाता है तो हम उसको सारे सेटअप बना के देंगे, हर चीज की व्यवस्था उसको बना के देंगे। इन्वेंट्री को कैसे वहां टाइम से पहुंचाना है, यानी स्टॉक को कैसे पहुंचाना है, रेट कैसे डालने हैं, आपको सॉफ्टवेयर कौन सा यूज करना है। मैंने पहले भी जैसे बोला कि आपको बोर्ड साइनेज के बारे में, बैग्स के बारे में, डिजिटल मार्केटिंग के बारे में कंप्लीट सेटअप। आप होटल पे आए, आपने बस पैकेज दे रखा है, तो आपका स्वागत, आपके बारातियों का स्वागत, आपका कुछ भी नहीं करना।
जी सब सेटअप है, ये चॉइस अब आपके पास है कि आप फ्रेंचाइजी मॉडल में जाना चाहते हैं या स्टोर पे जाना चाहते हैं। दोनों विकल्प अवेलेबल हैं और दोनों विकल्प के अलग अलग स्ट्रेंथ और वीकनेसेस हैं। ये असेसमेंट आपको ही करना पड़ेगा। मैंने जैसे क्या बोला, हम आपको तैरना तो सिखाएंगे, बट तैर के निकलना तो आपको ही पड़ेगा ना। उसके लिए मैं आपको अगर टेल यू हाउ टू स्विम, कैसे तैर रहे हैं, निकलेंगे तो आप ही ना, सब हाथ तो आपको लाना पड़ेगा ना। हम पूरा सेटअप बना के दे रहे हैं, मेहनत पूरी तरीका करके दे रहे हैं। अभी हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। कुछ आने वाले दिनों में आपको हमारे फ्रेंचाइजीज के बारे में और भी डिटेल में जानकारी मिल जाएगी। जी सर, एक बहुत बड़ा शब्द होता तो दो अक्षरों का ही है, डर। कितना भी हम पॉडकास्ट में अपने व्यूवर्स को समझा ले, अपने व्यापारियों को समझा ले, लेकिन जो शुरुआत करता है, खास तौर पे वे लोग जिनका बिजनेस से कोई लेना देना नहीं है, मगर कहीं ना कहीं से स्टार्टअप करना चाहते हैं, जो डर उनके मन के अंदर होता है कि हमारा पैसा डूब ना जाए, कहीं कल को ऐसा ना हो जाए। आपकी फ्रेंचाइजी ले लेती है, 5 लाख रुपए इन्वेस्ट कर देते हैं, 6 महीने बाद पता चला कि उनका कुछ हो ही नहीं रहा। उस बेस में क्या होता है? एक इंग्लिश में कहावत है, एक्शन क्यूर्स फियर। जी, जब भी किसी से आपको डर लगता है, आप एक्शन पे आइए। जैसे मुझे कभी कभार, मुझे पर्सनली एक लिफ्ट में बंद होने से डर लगता है। जी, क्लॉस्ट्रोफोबिया लगता है मुझे कि लिफ्ट बंद हो जाएगी तो मेरा क्या होगा। जी, जी, लिफ्ट बंद हो जाएगी तो क्या होगा। जब तक मैं लिफ्ट के अंदर जाऊंगा नहीं और जब तक ऊपर नीचे नहीं होगा, तब तक डर कैसे दूर होगा मेरा। बिल्कुल सही। लाइट भी जाएगी। तो मैंने उस डर को काबू करने के लिए बार बार अंदर जा रहा हूं। कई लोगों को फ्लाइट में बैठने का डर होता है, क्लॉस्ट्रोफोबिया, उनको लगता है फ्लाइट नीचे तो नहीं चली जाएगी। जी, जी, तो सिंपल है, आपको धंधा बनाने के लिए एक्शन पे आना पड़ेगा। सोचते रह जाएंगे तो छत से पंखा भी तो गिर सकता है। क्या गिरता है पंखा? बिल्कुल सर, गिरता तो नहीं है ना। गिरता नहीं है, तो लेकिन यू वही हैव तो टू डर कम होता है। इनटू एक्शन। आप करिए, गलत होगा। और ऐसा नहीं होता कि सारे धंधे कामयाब होते हैं, और ऐसा नहीं होता कि सचिन तेंदुलकर या बड़े बड़े फिल्म स्टार की सारी पिक्चरें हिट हो जाती, फ्लॉप्स भी होती हैं। दे लर्न एंड मूव फॉरवर्ड विद द मिस्टेक्स। तो डरने की जरूरत नहीं, मेरा मानना। अब मेरा ले लीजिए, तो मैं भी मल्टीपल बार कई चीजों में फेल हुआ हूं। हमारा अपना खुद का मेरा कंस्ट्रक्शन का बिजनेस था, जो मैंने कई सारी प्रॉपर्टीज बनाई, बट मेरे को वो चीज सूट नहीं करी। तो इसका डर नहीं किया, धंधा करना बंद नहीं किया मैंने। हाँ, धंधे का प्रारूप चेंज कर दिया। मुझे लगा ये चीज मेरे लिए सूटेबल नहीं है, तो मेरे लिए ये चीज सूटेबल है, तो मैं उसमें एंटर कर गया। डर करके हम छोड़ के भाग नहीं जाएंगे मैदान। जी, आप अपने आप को क्या मानते हैं, बिजनेसमैन या एक कोच? मैं कंपैरेटिवली, मैं अभी जैसे जैसे मेरी एज बढ़ रही है, तो मैं अपने आप को व्यापारी का, मैं बिजनेस को ज्यादा अपने आप को देख रहा हूं कि मैं लोगों को एम्पावर कैसे कर सकूं। मैं देख रहा हूं कि इतना बड़ा गैप है सोसाइटी में। हर आदमी 25-30 साल की उम्र में चाह रहा है कि मुझे कोई सरकारी जॉब मिल जाए, और बड़ा पीस ऑफ माइंड से मेरा लाइफ सेट हो जाए। जी बिल्कुल। आइडियली अगर आप देखिए, कंपैरिजन करें अमेरिका और इंडिया को, तो अमेरिका में अच्छे व्यापारी क्यों पैदा हो जाते हैं? कोई इनको ऐसे को मिट्टी में ऐसी कोई बात नहीं। इट इज प्योर द जज्बा, जो जज्बा उनके अंदर होता है, वो चाहते हैं कि वो व्यापार करें, कारोबार करें। और हम लोग, मैं ऐसा किसी की बुराई नहीं कर रहा हूं, बट हम लोग फंसे उसी जिंक्स में हैं कि हमको सरकारी जॉब मिल जाए। बट अगर आप देखिए कि 130-40 करोड़ रुपए की 130-40 करोड़ की पॉपुलेशन है, तो 130-40 करोड़ कस्टमर हमारे पास हैं। जी, आप देखिए कितना वैल्यू प्रोपोजिशन हमारे पास है, कितनी डेंसिटी हमारे पास है, घनत्व कितना हमारे पास है। तो उसको आप उसे धंधा बनाइए ना उसको। आप क्यों नौकरी करने की कोशिश, मैंने कह रहा हूं नौकरी कोई खराब होती है, पर आप उसको देखिए कि हम व्यापार कैसे कर सकते हैं। तो मैं जैसे जैसे मेरी एज आगे आ रही है, तो मैं कोशिश कर रहा हूं कि ऐसा अपने आप को बिजनेस कोच की तरह मैं देख रहा हूं। लोगों को एम्पावर करूंगा तो वो खुद ही फैसला करेंगे उनको क्या करना, बिजनेस करना है कि नौकरी करनी है। तो मेरा जो फ्यूचर प्लान है, वो तो इसी फेज में आगे जा रहा है। जी, तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री या शॉप कोई ओपन करता है, तो क्या उसमें नुकसान होने की भी संभावना है? 100% नुकसान है। आप ही बताइए, जब बिजनेस करते हैं तो बिजनेस में एक स्टेटमेंट होती है, उसको कहते हैं प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। जी, बैलेंस शीट बनती है, उसको कहते हैं मुनाफा या नुकसान। आप ये सोचें कि सिर्फ बिजनेस करेंगे तो प्रॉफिट होगा, तो कृपया करके बिजनेस में बिल्कुल ना आए आप। जी, मैंने खुद नुकसान किया, और करोड़ों रुपए नुकसान किया मैंने, और बैठा हूं आपके सामने। अगर हम अपनी बात करें तो हमारे खुद के मार्केट में जो फायर हुई थी, आपको पता होगा, हमराज कॉम्प्लेक्स में, तो उसमें क्या नुकसान नहीं हुआ होगा? बिल्कुल हुआ। कितने दुकानें आज तक मार्केट नहीं खुल पाई है। मेरा खुद का कितना नुकसान हुआ, आज आपके सामने बैठा हूं ना। तो प्रॉफिट एंड लॉस वो तो है ही। और एक बड़ी अंग्रेजी में कहावत है, प्रॉफिट इज द रिवॉर्ड ऑफ रिस्क बेयरिंग। जी, प्रॉफिट मिलता है किसको है? जो जोखिम उठाता है। आप जोखिम नहीं उठाओगे, घर में ऐसे करके बैठे रहोगे, तो आपको कोई प्रॉफिट नहीं मिलने वाला। तो मी मेंटली प्रिपेयर्ड कि दोनों ऑप्शन अवेलेबल होंगे। आप हो भी सकता प्रॉफिट और लॉस भी हो सकता। सर, कोई व्यापारी कर्ज लेकर बिजनेस शुरू करना चाहता है, तो क्या वो सही रास्ता है? बहुत ही डेलिकेट क्वेश्चन है, और मुझे इसी बात पे याद आ जाता है एक महिला की। बहुत ही मुझे याद आ रहा है कि एक हमारे पास कस्टमर आती थी, फीमेल थी, 30-35 साल की उम्र की थी, सीतापुर साइड की थी।
सीतापुर साइड की हैं, माफ करिए, अभी भी हैं। जी तो अभी क्या है, तो उनके पास कुछ फाइनेंशियल इश्यूज थे उनके परिवार में, और उन्होंने बड़ी मुश्किल से 50-60 हज़ार रुपये मैनेज किए अपने। उनके हस्बैंड कुछ काम नहीं कर रहे थे, वो हस्बैंड बार बार सरकारी जॉब को मतलब पाने की कोशिश कर रहे थे, और हताश हो चुके थे और कुछ भी करना नहीं चाहते थे और डिप्रेसिव स्टेट ऑफ माइंड में जा चुके थे। जी तो उसकी वाइफ ने बीड़ा उठाया और मेरे से मुलाकात हुई, एक बार उन्होंने माल भी हमसे लिया। तो उन्होंने बहुत ही छोटी पूंजी से काम को स्टार्ट किया, जी और उन्होंने कहीं से एक छोटा सा लोन भी लिया उन्होंने। ठीक तो है। मैं नहीं कहता हूं कि लोन कोई बुरा होता है, बट लोन के पे बैक करने की मंशा कितनी क्लियर है, आप उसकी रीपेइंग कैपेसिटी कैसे आप कर सकते हैं। लोन लेना तो आसान है, जी जी रीपे करना मुश्किल है, बिल्कुल। उसका इंटरेस्ट कंपोनेंट पे करना बहुत मुश्किल है। जी तो वेरी सेंसिबल तरीके, मैं लोन के ना फॉर हूं ना अगेंस्ट हूं, ये असेसमेंट आपको करना पड़ेगा, डेलिकेट असेसमेंट है। पैसा बहुत आसानी से, आजकल बहुत सारी स्कीम चल रही हैं, सरकार की बेहतरीन स्कीम है हमारे मोदी जी की, प्राइम मिनिस्टर साहब की हमारी, बट उसमें आप उसको कैसे यूटिलाइज कैसे करना। आपने पैसा, आपने लोन ले लिया और जाके आपने गाड़ी खरीद ली, आप फंस जाएंगे। आपने कोई लैंड खरीदा, फंस जाएंगे। जिस काम के लिए आपने लोन लिया, अगर आपने वर्किंग कैपिटल के लिए लोन लिया, धंधे, तो धंधे में पैसा लगना चाहिए। जी जी अगर आपने गाड़ी के लोन, तो गाड़ी के लिए, तो उसको आप फंड की मिक्सिंग नहीं कर सकते। फंड को इसका उधर से उधर करेंगे तो काम खराब हो जाएगा। ठीक है। मैं वापस आ रहा हूँ अपनी उसी स्टोरी पे। तो उन्होंने जो सीतापुर वाली हमारे कस्टमर ने जब काम स्टार्ट किया, तो लोन भी उन्होंने धीरे धीरे पे बैक किया। उनको मैंने हर प्रकार की मार्केटिंग सपोर्ट दिए, उनको डिजिटली कैसे आगे बढ़ना हमने उनको गाइड किया, कौन सा प्रोडक्ट लेना है, कौन से साइजेस कैसे बेचने हैं, उनको मैंने कस्टमर से डील करने की ट्रेनिंग कैसे देनी, कस्टमर को कैसे अपना कैसे बनाना है, कस्टमर को रिपीट कैसे करना है, मैंने दिल से उनको ट्रेन करा। और मुझे याद आता है कि मुझे सिखाने में कुछ अलग सा आनंद सा आता है, और सिखाने में जो एक प्लेजर मिलता है, जो पर्सनली मुझे पीस ऑफ माइंड मिलती है। जैसे मैंने अपनी टीम को भी ट्रेन किया है, हमारे पास तो ऐसे ऐसे लोग आए थे जो मैंने हायरिंग करी थी कि जिनके पास कोई भी एक्सपीरियंस नहीं था, उनको मैंने कंप्यूटर पे तक बैठा दिया। तो वापस उस महिला के ऊपर आ रहा हूँ, आपके मेन क्वेश्चन के ऊपर आ रहा हूँ। हाँ, लोन से आप स्टार्ट कर सकते हैं, मिनिमम कैपेसिटी से स्टार्ट कर सकते हैं। आज वही महिला हमारे पास 2 से 2.5 लाख रुपए एक बार परचेसिंग करते हैं, और हर 15 दिन में आते हैं। आप खुद सेल्फ रिलायंस हो चुके, उनके हस्बैंड भी शॉप पे बैठने लगे हैं, उनके चेहरे पे जो चमक है वो मैं आपको बता नहीं सकता। और जो मुझे जो पीस ऑफ माइंड मिल रहा है कि मैंने उनको सिखा के, ये मैंने क्या सिखा, मैं तो एक ऊपर वाले का एक माध्यम हूं, जो मुझे ज्ञान मिला, जो एम्पावर कर रहा हूं, मैं क्या हूं, बट एक जो कॉन्फिडेंस मिलता है, और वो मुझे उससे बहुत मजा आता है। मेरा ऐसा मानना है कि व्यापार में आपको लोन लेना चाहिए। लोन लेने से पहले रीपेमेंट की प्लानिंग करनी चाहिए। मान लीजिए कोई ऐसी फीमेल है जिनके पति किसी वजह से काम नहीं कर पा रहे हैं, और उनको फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए, उनको हेल्प चाहिए, तो छोटे से लोन लेके आप छोटी वाटर टेस्टिंग कर सकते हैं। नंबर 2, अगर आपको फुल स्केल पे काम करना है, पूरी दुकान करनी है, जैसे महिलाएं हैं या पुरुष हो, कोई भी फुल स्केल काम करना है, तो एक छोटा टेस्टिंग लोन ले सकते हैं, आप काम कर सकते हैं प्रॉपर। पर याद रखिएगा, रीपेमेंट स्ट्रैटेजी इज वेरी इंपॉर्टेंट। और आपको प्रोफेशनल तरीके से बड़े व्यापार में जाना है। फ्रेंचाइजी मॉडल बहुत ही बेहतरीन मॉडल है, बट फिर याद रखिएगा, लोन लेने से पहले रीपेमेंट की प्लानिंग आप पहले करेंगे। 2 साल में पेमेंट करना है, 3 साल में कैसे करना है, और उसका जो इंटरेस्ट कंपोनेंट आ रहा है, जो ब्याज आप पे करेंगे, वो आपके खर्चे का एस्पेक्ट आ रहा है, तो उस खर्चे को आपको अपने खर्चे में डालना पड़ेगा। और कितनी जल्दी आप पे बैक कर सकते हैं, बहुत क्रूशियल है कि लोन के आपको चक्र में नहीं फंस जाना है, और एक लोन से दूसरे लोन को नहीं काटना है। इन बातों का ध्यान रखेंगे तो मेरे ख्याल से कामयाबी आपके कदम चूमेगी। सर, जैसे आज के समय ऑनलाइन मार्केट बढ़ रही है, रोजाना आप देखते होंगे कि ऑनलाइन मार्केटिंग का क्रेज ही बहुत जबरदस्त है। क्या ऑफलाइन मार्केट पे इसका कुछ फर्क पड़ता है? मेरा बड़ा क्रिटिकल क्वेश्चन है, और इसके 2 थॉट ऑफ स्कूल्स हैं, 2 प्रकार तरह सोच सकते हैं। ऑनलाइन बहुत तेजी से बढ़ रहा है और आगे बढ़ेगा भी, बट अगर आप देखिए, अगर आप कोई परफ्यूम लेते हैं तो आप बेसिकली उसको फ्रेग्रेंस को स्मेल करके लेने की कोशिश करेंगे। जैसे टेक्सटाइल है, उसको हम टच एंड फील का जो एक ऑप्शन हमारे पास है, वो जाएगा नहीं। और जैसे जैसे आप देखिए कि आप इन्फ्लुएंसर्स हैं, वो ऐसे इन्फ्लुएंस करते हैं इंस्टाग्राम पे कि आपको मोर एंड मोर कपड़ा खरीदने का मन करता है, प्रमोट करते हैं आप। तो मेरा ऐसा मानना है कि जिस स्पीड से ऑनलाइन बढ़ेगा, उससे ज्यादा ऑफलाइन भी बढ़ेगा। जो टच एंड कपड़े के अंदर जो टच एंड फील, और उसको पहनने के बाद उसकी फिटिंग का जो एस्पेक्ट है, हाँ, कई कंपनी ट्रायल एंड बाय का ऑप्शन देती हैं, रिटर्न पॉलिसी देती है, बट इतना आज आप अपनी गाड़ी आपने उठाई और आप एक शॉपकीपर के पास गए, आपने कपड़ा खरीदा, पहना, लिया और गए, 30 मिनट्स, बिल्कुल 45 मिनट्स, बिल्कुल ऑल्ट्रेशन कराना है 5 मिनट। तो वो जो चीज है, हाँ, ग्रोसरी वगैरह में और चीजों में ऑनलाइन ज्यादा है, बट हमारा जो टेक्सटाइल है, मेरा ऐसा मानना है कि इसमें ऑफलाइन में एक्सपोनेंशियल बहुत बढ़िया ग्रोथ होने के चांसेस है। तो ऑनलाइन से कोई खतरा नहीं, ऑनलाइन बल्कि इसको सपोर्ट करेगा, और आपको सपोर्ट कर रहा है, आपको इन्फ्लुएंस कर रहा है कि
और से आप देखिए कि आपने देखा इंस्टाग्राम पे कि बहुत सुंदर सा घर सजा हुआ है, तो आपका मन करेगा बेडशीट लेने का, कर्टन्स लेने का, जी टॉवल्स लेने का। ठीक है, ऑप्शंस है हमारे पास। बट दूसरा क्या होता है कि जो ऑप्शन अवेलेबिलिटी और जो एक्सेसिबिलिटी आपके ऑफलाइन में वो ऑनलाइन में नहीं मिलेगी। दो अलग अलग थॉट ऑफ स्कूल्स है जी। जी, आने वाले समय में टेक्सटाइल का क्या कुछ बढ़ने के चांस हैं या कुछ घटेगा, फ्यूचर क्या होगा? टेक्सटाइल तो ऑब्वियसली बढ़ने से, मैंने पहले भी बोला था, कपड़ा इज अ रिसेशन प्रूफ बिजनेस, पहले भी बोला है। रोटी कपड़ा मकान, कपड़ा तो बिकने ही वाला है, इसका रुकने के चांसेस नहीं है। अब कपड़ा की किस कैटेगरी में जाना चाहते हैं आप? रेडीमेड में जाना चाहते हैं आप, अनस्टिच में जाना चाहते हैं, हैंडलूम में जाना चाहते हैं आप, साड़ी में जाना चाहते हैं आप, अंडरगारमेंट्स में जाना चाहते हैं, किस कैटेगरी में जाना चाहते हैं इसमें नो। जैसे कि फूड है जी, हमारे पास, फूड है, या हम कह रहे हैं रियल एस्टेट है, उससे कपड़ा भी है, तो इसका तो कोई मतलब ग्रोथ, मुझे लगता है कि ये तो आसमान फाड़ के ग्रोथ लेने वाली है। आपको देने के किस सेक्टर में आपको, और याद रखिएगा जिस टेक्सटाइल कैटेगरी में आपको से मोहब्बत है, आपको जिसमें आपको अच्छा लगता है, उसी में जाइएगा। किसी के दबाव में आके, किसी के कहने पे आके नहीं करना। और याद है कि जब भी आप किसी बिजनेस में जाना चाहते हैं तो थरो मार्केट रिसर्च कर लें। और मार्केट रिसर्च बहुत सिंपल होता है। आपके एरिया में जो दुकानें होती हैं वहां पे किस प्रकार का टेस्ट बिक रहा है, क्या बिक रहा है, उसको एसेस करके आप व्यापार में। और याद रखिएगा जब भी आपको परचेजिंग करनी है तो 100% रिलायबल सोर्स से माल परचेज करना है, जहां पे आफ्टर सेल सर्विस हो, आपकी सुनवाई हो। आपको सिर्फ माल लेने के बाद पहचाने ना, ऐसा नहीं होना चाहिए, आपकी सुनवाई प्रॉपर होनी चाहिए। तो मेरी उम्मीद है कि आप जरूर कामयाब हो जाएंगे। प्रहलाद जी, इसमें एक चीज मैं और आपको बताना चाहूंगा कि जितने भी बड़े ब्रांड्स हैं, जैसे कि ज़ारा हो गया, H&M हो गया, एडिडास, नाइकी हो गया, उनको हमारा जो सप्लाई सोर्स है वो बांग्लादेश है। ठीक है। अब बांग्लादेश और चाइना की जो फ्रेंडशिप है, उससे इंडिया को, हमारे देश को प्रॉब्लम क्रिएट होती है। हमारे तरफ हमारे जो बांग्लादेश से टाइज हैं वो भी कंपैरेटिवली स्ट्रेंड हुए हैं, थोड़ा टफ टाइज चल रहे हैं। तो ऐसे मौके पे तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी हमारे लिए है मैन्युफैक्चरिंग के लिए। 140 करोड़ से 150 करोड़ की हमारी पॉपुलेशन है, और चाइना की पॉपुलेशन मिला ले तो हम लोग वर्ल्ड की 50% पॉपुलेशन को कंट्रोल करते हैं। और अगर हम तरीके से सोचे, कितना बड़ा मार्केट हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग का भी है। आप मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हैं, ट्रेडिंग करना चाहते हैं, टेक्सटाइल एज इंडस्ट्री कितनी बड़ी हो सकती है। अगर आप वाटर टेस्टिंग करने के लिए थोड़ी सी मैन्युफैक्चरिंग ही करना चाहते हैं, ट्रेडिंग करना चाहते हैं, तो मेरे ख्याल से स्काई इज द लिमिट। कितना काम हो सकता है। जब हम बांग्लादेश को, अब पहले हमको सपोर्ट करते थे वो, आज हमको सपोर्ट नहीं करते। तो इसको एज अ मार्केट अपॉर्चुनिटी देखना है आपको। जी जी। पूरा हम अपनी बात करें तो हम अभी बहुत नियर फ्यूचर में हमारा खुद का एक्सपोर्ट स्टार्ट होने वाला है जी। हम लोग दुबई या वियतनाम और मलेशिया में एक्सपोर्ट करने की प्रोबेबिलिटी हमारी बन रही है। बहुत ही जल्दी हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर आपको इंफॉर्मेशन मिलेगी। टेक्सटाइल ही तो है, एक 1200 रुपए रोज की दुकान, कपड़े की दुकान से हम टेक्सटाइल ही तो है, और क्या। उसी का अलग वर्टिकल्स हैं। तो अननेसेसरी अपने आप को डिमोरलाइज करना, अपने आप को डिप्रेस करना कि हम एक सरकारी नौकरी में लग जाएंगे, ठीक है, वो ऑब्वियसली ट्राई करिए। घर की महिलाएं हैं तो घर का काम जरूर करिए, बट अगर आपके समय है और आपके पास एक, तो मतलब ये मत सोचिए कि टेक्सटाइल छोटा है। शर्ट जरूर छोटा है, बट इसका $1 बिलियन बहुत बड़ा मार्केट है। सिर्फ आपको सिर्फ ध्यान देना है और आगे बढ़ना है। तो क्या सर आपको नहीं लगता कि इतनी अपॉर्चुनिटी होने के बावजूद भी हमारे यूथ कहीं ना कहीं नौकरी की तरफ को बढ़ रहे हैं, और क्या भारत सरकार को भी इसमें कुछ कदम उठाना चाहिए? एक्चुअली क्या है कि नॉर्मली जो आदमी कंप्लेसेंट हो जाता है, वो सोच रहा होता है कि सिंपल से हमें नौकरी मिल जाए, सिंपल से नौकरी मिल जाए, 9 to 5 जॉब मिल जाए, हमें 30 तारीख को सैलरी मिल जाए। बट अगर आपको नौकरी करनी है तो बेसिकली नौकरी से बहुत चीजें चेंज नहीं होने वाली, लाइफस्टाइल आपकी चेंज नहीं होने वाली, लाइफस्टाइल वैसे ही रहेगी। आप एक मीडियोकर लाइफस्टाइल जी रहे हैं। बट अगर आपको ग्रोथ चाहिए, आपको लंबी छलांग बननी, तो आपको एंटरप्रेन्योर बनना पड़ेगा, आपको धंधा सीखना पड़ेगा, व्यापार करना पड़ेगा, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। मैं नहीं कहता हूं कि सरकारी जॉब के पीछे मत जाइए, ठीक है, आप ट्राई, बट ट्राई करते 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 अगर आपके पास नहीं बन रहा है, या आपके घर की महिलाएं, आपके पास समय है, तो आप व्यापार में क्यों नहीं आते हैं? और कोई आपके पास कोई डिग्री मांग रहा है, व्यापार आपसे क्या मांग रहा है? आपकी से हिम्मत ही तो मांग रहा है। जी बिल्कुल। कोई आपको डिग्री मांग रहा है कि एमबीए आप होने चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं मांग रहा है। शिद्दत, मेहनत मांगे। कितनी पूंजी चाहिए? 25-50 हजार से भी घर का काम आप स्टार्ट कर सकते हैं। फ्रेंचाइजी लेनी है तो 2-2.5 लाख स्टार्ट कर सकते हैं। कितना, मतलब कितनी कैपिटल? कोई बहुत कैपिटल नहीं है। हाँ, अब आपके अंदर करने की इच्छा ही नहीं, तो उसका तो प्रहलाद जी कोई आंसर ही नहीं हमारे पास। बिल्कुल। मैं ये जानना चाहता था कि और भी बढ़ावा मिल सकता है हमारी इंडस्ट्री को, टेक्सटाइल इंडस्ट्री और बढ़ सकती है क्या? आपके अनुसार भारत सरकार को क्या इसमें कुछ सब्सिडी का प्रावधान करना चाहिए, या कुछ ऐसा कदम उठाना चाहिए जो आम आदमी इस लाइन पे चलना चाहिए, इस बिजनेस को स्टार्ट करना चाहिए, उसे कहीं ना कहीं कुछ राहत मिले?
देखिए, भारत सरकार ने बहुत से ऑप्शन दे रखे हैं। एमएसएमई लोन्स होते हैं, मुद्रा लोन्स होते हैं। आप इंटरनेट पे जाइए, 50,000 से 5 लाख का लोन, 10 लाख तक का लोन आराम से मिल सकता है। बट आपको याद रखना होगा, सरकार ने तो अपना काम पूरा कर दिया है। जी जी। आप लोन लें या ना लें, ये आपको डिसीजन लेना है, बट लोन का पे बैक करने की प्लानिंग आपको पहले ही करनी पड़ेगी। जी बिल्कुल। और प्रॉपर प्लानिंग के साथ उतरेंगे और प्रॉपर मेहनत के साथ आप जाएंगे। आप दुकान करनी हो, घर से करना हो, फ्रेंचाइजी मॉडल करना हो, तीनों में भी कामयाबी के चांसेस है। और टेक्सटाइल में ग्रोथ बहुत है, इस बारे में आप बिल्कुल कतई कंफ्यूज बिल्कुल भी ना हो। जी पहला जी, आज के ज़माने में जितनी भी इंडिया में कार्स चल रही हैं वो सब कार लोन्स पे चलती हैं। जी। और 10 लाख की गाड़ी का एक मिडिल क्लास इंसान भी एक लोन ले लेता है, जिसकी ईएमआई 15-20 हज़ार रुपये आती है। जब आप गाड़ी का कार लोन लेते हैं, आप बाइक लोन लेते हैं, लोग एप्पल के फ़ोन पे 1.5-2 लाख की ईएमआई पे चला लेते। उसका लॉजिक क्या है? आप उससे तो 2 से 5 लाख रुपए का व्यापार में पैसा लगाइए ना, जो मल्टीप्लाई करेगा। अगर आपके व्यापार में 15%, 20% का नफा भी है, तो आपके साल भर में तो पूंजी बाहर आ जाएगी। जी जी। आप कहाँ पैसा लगा रहे हैं? आप सिर्फ लोगों को शो ऑफ करने में कि मेरे पास महंगी गाड़ी है, मेरे पास बहुत ही फैंसी सा फोन है, फैंसी वेकेशन, उस पर नहीं जाना है। आपको कॉस्ट कटिंग पे जाना है। आपके जितने लिमिटेड खर्चों पे करें, आप लिमिटेड अमाउंट पे लोन लें और ऊट पटांग फालतू खर्चों पे ना जाके उस पे फोकस करें। और लोन्स की तो भरमार ऑप्शन बहुत सारे हैं। 5-10 लाख का लोन तो 2 मिनट में आपको मिल जाएगा। आप उससे 2 से 5 बिजनेस ट्राई कर सकते हैं। अगर आया कि बिजनेस फेल हुआ तो दूसरे में आप ट्राई करिए, तीसरे में ट्राई करिए। आप ट्राई करिए, ऐसा नहीं कि पहले बिजनेस ही कामयाब हो जाएगा, मैं ऐसा बिल्कुल भी ना था। आप ट्राई करिए, कामयाबी जरूर मिलेगी आपको। जी, ये तो खैर इंडिया में सच बात है कि एक मिडिल फैमिली वाला बंदा 10 लाख की गाड़ी के लिए लोन ले सकता है। ये जानकर कि कैश लेने में अक्लमंदी नहीं है। मगर यहाँ पर बिजनेस की बात हम करें तो यहीं पे चुप कर जाता है कि जो हमारे पास है उसी को इन्वेस्ट करना है, हमें लोन लेकर बिजनेस नहीं करना है। क्योंकि बहुत सारे लोगों की सोच, सर हम गांव देहात की बात करें तो पेरेंट्स की बात करें, जो पुराने लोग हैं ना, लोन्स के बिल्कुल विपरीत है। और जबकि बिजनेस में सफल होना है तो मेरा भी मानना है लोन्स बहुत जरूरी है। 2 प्रकार के लोन्स होते हैं, एक होता है गुड लोन, एक होता है बैड लोन। डिपेंड करता है किस कैटेगरी में जा रहे हैं। अगर आप गुड लोन कैटेगरी में जा रहे हैं, समझदारी से लोन ले रहे हैं, एक फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करके ले रहे हैं, दैट्स अ गुड लोन। अब बैड लोन, आज आप होम लोन्स लेते हैं, 25-25 साल के 2-2 करोड़ रुपए के, 5-5 करोड़ रुपए के घर बिक जाते हैं, होम लोन्स पे तो बिक जाते हैं। दैट्स अ गुड लोन अगर आप लेना चाहते हैं तो। और अगर बिजनेस के लेना चाहते हैं तो छोटी सी वर्किंग कैपिटल के लिए लोन लें। बट अपने आप आपको लिमिट पता होनी चाहिए, किस लिमिट में आप लोन को पे बैक कर देंगे 2-3 साल के अंदर, तो उसमें कोई बुराई नहीं है। हाँ, थोड़ी सी ट्राई करिए, टेस्टिंग करिए, फिर अब आगे आप बढ़ सकते हैं। और वैसे भी लोन की हम बात करें तो 8-9% पे लोन मिल जाता है, 9% भी बिल्कुल। और अगर हम अपने बिजनेस के मार्जिन की बात करें तो 30%, 35% तक का है, तो 7-8% चुकाना कोई बड़ी बात नहीं है। कोई बड़ी बात नहीं है। और इसमें एक चीज और, पहला जी, आप शायद अभी नहीं समझ पा रहे हैं, आप जो बिजनेस में जो प्रॉफिट रीप करते हैं वो आप रीप करते हैं 25 से 30% पर महीना या पर 2 महीने में। अगर आपकी इन्वेंट्री साल में 6 बार घूम रही है तो आप 180% का नफा कमा रहे हैं। 30% आपने 2 महीने कमाया, ये 25 कमाया। बिल्कुल। और आप लोन दे 9% एनुअली दे रहे हैं, तो बिजनेस का मुकाबला तो कर ही नहीं सकता। कोई कर ही मैच ही नहीं है। हाँ, वो जज्बा चाहिए, लगन चाहिए, टाइम चाहिए, शिद्दत चाहिए, शिद्दत चाहिए, आप कामयाब पक्का ही हो जाएंगे। जी। तो सर हमारे व्यूअर्स को थोड़ा सा और बताइए कि आपकी कामयाबी का सूत्र क्या है? कामयाबी का सूत्र सिंपल है कि फेलियर से बिल्कुल भी नहीं घबराना है। फेलियर्स तो आएंगे, गले लगाना है, सीखना है, आगे बढ़ते जाना है। ठीक। रोड ब्लॉक्स आएंगी, समस्या आएंगी, उसको जब भी मेरी टीम मेरे सामने आती है और मुझसे पूछती है सर एक प्रॉब्लम है जी, तो मैं उनसे एक ही बात कहता हूँ, नेवर से दैट्स अ प्रॉब्लम, से सर एक चैलेंज है जी। जब हम चैलेंज की बात करते हैं तो हमें कॉन्फिडेंस आता है कि उसको अपफ्रंट लेना, कैसे लेना है। जब हम प्रॉब्लम की बात करते हैं तो हम नर्वस, नेगेटिव हो जाते हैं। चैलेंज है, उसको दूर करेंगे, ऑब्स्टिकल्स आएंगे। और याद रखिएगा, कोई भी 2 दिन एक जैसे नहीं होते। आज एक दिन अच्छा है तो कल दूसरा दिन इससे अच्छा हो सकता है, इससे खराब भी हो सकता है। अगर कोई बुरा दिन जाता है उसको भूल के आगे बढ़िए और आगे बढ़ते रहिए, गलती से सीखिए, आगे बढ़ते जाएंगे और राह अपने आप खुलते चले जाएंगे। लोग आपको मदद करने के लिए मिलते जाएंगे। आपकी नियत मंशा ठीक होनी चाहिए, ईमानदारी से धंधा करिए, लोग आपके से जुड़ते जाएंगे, कारवां बनता ही चला जाएगा। जी, कोई हमारे व्यूअर्स वीडियो देख करके आपके पास आना चाहता है, जानकारी लेना चाहता है, स्टार्टअप करना चाहता है, आप हेल्प करेंगे? सर्टेनली, मैं तो बिल्कुल हेल्प करना चाहूंगा। एज अ कोचिंग इंडस्ट्री में प्रोफेशनल तरीके से भी आने की कोशिश कर रहा हूँ। बिल्कुल मदद करना चाहूंगा। मैं चाहूंगा मेरी टीम से संपर्क करें और सर्टेनली आपकी मदद करी जाएगी। तो दोस्तों देखिए, इतना अच्छा पॉडकास्ट मोहित सर के द्वारा आज हमने करा है। आपके जो मन के अंदर क्वेश्चंस उठते हैं
कि एक आम व्यापारी, एक ऐसा व्यापारी जिसका बैकग्राउंड बिजनेस से नहीं है मगर बिजनेस करके सफल होना चाहता है, पैसा कमाना चाहता है, नाम कमाना चाहता है, तो उसके लिए जो ये पॉडकास्ट था बहुत इंपॉर्टेंट था। यदि किसी क्वेश्चंस को लेकर के कंफ्यूजन है तो वीडियो को आप रिपीट करके देख सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि हमारे चैनल पर इस तरह की वीडियोस आती रहती है, आपको जानकारी हम देते रहते हैं। टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज की हम बात करें तो आगे फ्यूचर, गोल्डन फ्यूचर है। आप आज स्टार्ट करेंगे तो ये आपकी शुरुआत, ये समझ लीजिए यदि जीरो पे होती है तो आप कुछ ही समय में 100% ले आओगे। बस थोड़ा सा जज्बा आपका होना चाहिए। और किसी भी जानकारी के लिए, किसी भी सहायता के लिए टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के बादशाह जो कानपुर में बैठते हैं, बड़े पापा के नाम से सर का आउटलेट है और बहुत ही अच्छी जानकारी लेते हैं। आप कभी भी आ सकते हैं। सर 7 दिन ओपन होता है क्या? हाँ जी। आप 10 बजे से शायद 10 से 7 ही। 7 हाँ बजे जी। तक आप वर्किंग डे में आ सकते हैं और आकर के जानकारी लीजिए, बिजनेस स्टार्टअप कीजिए। किसी तरह की कोई समस्या है आप कमेंट्स कीजिए, कमेंट्स के द्वारा भी हम आपको जवाब देंगे। और उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अब तक जो भी व्यक्ति इस पॉडकास्ट को इस समय तक देख रहा होगा तो मुझे उम्मीद है वे जरूर बिजनेस लाइन में आना चाहेंगे, जरूर टेक्सटाइल फील्ड में अपनी किस्मत आजमाना चाहेंगे। तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अब तक आपका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करता हूं जो जो हमारे पॉडकास्ट को शेयर कर रहे हैं, जो हमारे पॉडकास्ट पर इतनी अच्छी जानकारी लेने के बाद बिजनेस माइंड सेट कर रहे हैं। तो सर आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, इतना कीमती समय आपने दिया। थैंक यू सो मच। धन्यवाद।